क्या आपकी इंडस्ट्री या कमर्शियल परिसर में डीजल जनरेटर है? और क्या इनमें से कोई डीजल जनरेटर 800 किलोवाट या उससे अधिक का है? और अगर आप दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में स्थित हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे ये पोस्ट उन पर्यावरण प्रयोगशालाओं के लिए भी है जो स्टैक मॉनिटरिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। अब स्क्रीन पर एक कंसेंट टू ऑपरेट सीटीओ का एक अंश है जो एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। मैं नाम प्रदर्शित करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन दस्तावेजों की पृष्ठभूमि या छापें बहुत कुछ प्रकट करती हैं। यदि आप दो लाल ब्लॉकों पर ध्यान दें तो ये 1250 केवीए के डीजीसेट की स्टैक ऊंचाई 12 मीटर की बात कर रहा है। 1250 केवी का मतलब है 1000 किलोवाट, जो 800 किलोवाट से अधिक है। तो एसपीसीबी या जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस आधार पर कंसेंट टू ऑपरेट प्रदान किया। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा जारी एक नोटिस का स्क्रीनशॉट है। ये नोटिस उसी उद्योग को जारी किया गया था जिसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 12 मीटर स्टैक ऊंचाई की शर्त पर कंसेंट टू ऑपरेट प्रदान किया था, और इस आधार पर एक बड़ी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार कंपनी ने पर्यावरणीय न्याय की मांग नहीं की। यदि आप इसे कानूनी और न्यायिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जो उद्योग को आसानी से बचा सकते हैं। हालांकि नोटिस का मूल यह है कि आवश्यक स्टैक ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है और उद्योग एक ऐसी स्टैक ऊंचाई के साथ संचालित हो रहा है जो अधिसूचनाओं का पालन नहीं करती। और वह अधिसूचना क्या है? GSR 489E 489E दिनांक 9 जुलाई 2002। अब आप सोचें उद्योग कितना अज्ञानी है। वैसे यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कितना ज्ञानी है। अगली चीज जो आप देख रहे हैं वह एक प्रयोगशाला की स्टैक मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। रिपोर्ट में स्टैक ऊंचाई 12.5 मीटर दिख रही है जिसे CAQM ने संदर्भित किया, और वही स्टैक ऊंचाई दूसरी प्रयोगशाला द्वारा भी दोहराई गई है। प्रयोगशालाओं ने उद्योग को उल्लंघन के बारे में क्यों नहीं बताया? यह अनुपालन के लिए कार्रवाई कर सकता था, और इसलिए मैंने कहा कि यह पोस्ट उन पर्यावरण प्रयोगशालाओं के लिए भी है जो स्टैक मॉनिटरिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। यदि उद्योग ने न्यायपालिका से संपर्क किया होता तो प्रयोगशालाओं को जवाबदेह ठहराया गया होता और उनके मान्यता या कहें क्रेडेंशियल या प्रमाणन खतरे में पड़ सकते थे। इतना ही नहीं, दोनों प्रयोगशालाओं ने CAQM मानक का संदर्भ देते हुए 3 मापदंडों को पार्टिकुलेट मैटर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिपोर्ट दी है। यहां आप CAQM मानक को देख सकते हैं जो निर्देश संख्या 68 यानी कि 68 दिनांक 14 सितंबर 2022 के माध्यम से लागू किया गया था। यह 15% ऑक्सीजन पर सामान्यीकृत सभी 3 मापदंडों के लिए मानक निर्दिष्ट करता है। एक प्रयोगशाला ने इस प्रकार से रिपोर्ट दी है, दूसरे ने नहीं।
इसके अलावा ऑक्सीजन का स्तर क्या है? यह ठीक है कि आपने इसे 15% पर सामान्यीकृत कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन प्रतिशत क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया? साथ ही GSR 489E दिनांक 9 जुलाई 2002 नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन को अनिवार्य करता है, जिसे CAQM निर्देश में स्पष्ट रूप से छूट नहीं दी गई थी। इसलिए इस मापदंड को छोड़ना निश्चित रूप से अनुपालन ना होना है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उद्योग या प्रयोगशाला या दोनों? आप निर्णय लें और टिप्पणी अनुभाग में टिप्पणी करें। अंत में, क्योंकि मेरे आंखों में पड़ा, नमूनाकरण अवधि 30 मिनट थी, यानी कि सैंपलिंग टाइम 30 मिनट की थी, जिसमें IS इंडियन स्टैंडर्ड्स 11255 का संदर्भ था। क्या यह व्यवहारिक है? क्या यह तकनीकी है? आप तय कर सकते हैं कि आप अब स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह IS 11255 यानी कि भारतीय मानक 11255 से एक अंश है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रयोगशाला सेवा खरीदारों को भी पता हो कि मानक आवश्यकता क्या है, उन्हें क्या रिपोर्ट दी जा रही है, और पर्यावरण प्रयोगशालाओं को भी मुकदमों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आगे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।